हाय एवरीवन। तो डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के बारे में आज इंट्रोडक्शन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमने पिछले जो क्लास थी उसमें एक वीडियो देखी थी जिसमें हमने देखा था हमारा एक स्ट्रक्चर रेडी हुआ था। उसमें कैसे डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं बोल्टिंग रिवेटिंग के थ्रू, और कनेक्शन होने के बाद पूरा जो स्ट्रक्चर है कैसे असेंबल होने के बाद रेडी होता है। उसमें मैंने बताया था हर जो मेंबर होता है उसका क्रॉस सेक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, और जो उस पर लोडिंग आने वाली है जैसे टेंशन आ रहा है कंप्रेशन आ रहा है उस बेसिस पे हम उस स्ट्रक्चर के मेंबर को हम क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। तो जैसे कि हमारा जो सब्जेक्ट का नाम है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, हम यहाँ पे एक स्टील का कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें पूरा सारा का सारा मटेरियल किसका होगा, स्टील का होगा। तो उसमें से कुछ एग्जांपल हमारे जो स्टील स्ट्रक्चर के हैं कुछ ये हैं। जैसे पहले ये रेलवे ब्रिज, तो हमें कभी होता है ना रेल को पास कराना होता है, जो हमारी ट्रेन है उसको पास कराना होता है कभी ऊंचाई से या कहीं से भी, तो उस टाइम रेलवे ब्रिज बनाए जाते हैं। ये होता है हमारा इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे मेरे को जो कंस्ट्रक्शन है बहुत जल्दी करना है और कॉस्ट बहुत कम होनी चाहिए, उसको जल्दी से हम डिसमेल्ट कर सकते हैं, और जो बनाना होता है तो भी हम स्पीडली उसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एरिया उसमें मुझे जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाए, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल जो बिल्डिंग होती हैं और स्टील स्ट्रक्चर की बनती हैं। ये हो गया ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर में भी हम जनरली क्या है, जो भी है मेंबर यूज़ होते हैं पूरा पूरा किसका बना होता है, स्टील स्ट्रक्चर का बना होता है। तो ये है, ये भी एक तुम्हारा एक रेलवे ब्रिज है जो पूरा का पूरा किसके साथ बना हुआ है, स्टील स्ट्रक्चर के साथ बना हुआ है। ट्रसों का यूज़ करके इसको भी बनाया गया। अब जितने भी ये हमारे मेंबर बने हैं, जितना भी हमारे स्ट्रक्चर बने हैं, जैसे कि हम इसी की बात कर लें रेलवे ब्रिज की, तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो तुम देखोगे ये वाला पार्ट, ये वाला कॉलम, ये वाला स्ट्रक्ट या कॉलम, कॉलम बोलेंगे वैसे तो कॉलम हो गया। तो ये जो यूज़ हुआ है, ट्रस यूज़ हुई है, ये टाई यूज़ हुई है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट मेंबर होते हैं उनका काम क्या होता है, लोडिंग लेना। अब जो इनका मेंबर्स का क्रॉस सेक्शन होता है, क्या होता है इनका क्रॉस सेक्शन होता है, वो किसी भी शेप का हो सकता है। वो उनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप ये रही। जैसे अगर मेरा क्रॉस सेक्शन किस तरीके का है, राउंड ट्यूब की तरह का, तो ये वाला हो गया। अगर मेरा क्रॉस सेक्शन किसकी तरह का है, स्क्वायर ट्यूब की तरह का, तो ये वाला हो गया सेक्शन। अगर एंगल सेक्शन तो ये हो गया। एंगल में भी दो होते हैं, एक इक्वल एंगल होता है, एक अनइक्वल। इक्वल एंगल में इस वाली लंबाई और ये वाली लंबाई दोनों बराबर होती है। अनइक्वल में एक ज़्यादा होती है और एक क्या होती है, कम होती है। अगली बात करें चैनल सेक्शन, ये मेरा हो गया चैनल सेक्शन। शीट जो हम जो एकदम प्लेन होती है वो यूज़ करें। ऑक्टागोनल रॉड, अभी इसमें आई सेक्शन नहीं है। आई सेक्शन किस तरीके का होता है, उसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये मेरे क्या डिफरेंट डिफरेंट मेरे क्रॉस सेक्शन हैं जो हम स्टील में मेंबर यूज़ करते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन यूज़ करते हैं। वो डिपेंड करता है कौन सा क्रॉस सेक्शन यूज़ करना है, वो स्ट्रक्चर पर किस तरीके की लोडिंग आ रही है। साथ में इस पर भी डिपेंड करता है कि वो हमें इकोनॉमिकल कौन सा पड़ेगा। तो ये डिफरेंट फैक्टर को कंसिडर करने के बाद हम अपना एक क्या करते हैं, सेक्शन चूज़ करते हैं जो हमें यूज़ करना होता है स्ट्रक्चर में। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। तो जो ये डिफरेंट डिफरेंट जो क्रॉस सेक्शन है इनकी प्रॉपर्टी हमें, एक हमारा जो कोड है IS हैंडबुक नंबर 1, उसमें हमें क्या है, जितने भी स्टैंडर्ड सेक्शन है उनकी प्रॉपर्टीज़ गिवन है। प्रॉपर्टीज़ गिवन का कहने का मतलब है कि अगर मैं मान के चलो यूज़ कर रहा हूँ तुम्हारा ये चैनल सेक्शन, सॉरी एंगल सेक्शन, तो एंगल सेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट साइज़ होते हैं। साइज़ कहने का मतलब है 150 बाई 10। यहाँ पर 150 का मतलब है ये लंबाई 150 होगी, ये लंबाई 150 होगी। और 10 का मतलब है जो ये मोटाई है वो कितनी है, 10 mm की है। सिर्फ इसमें ही नहीं, इसके साथ साथ एक अनइक्वल होता है। अनइक्वल में मतलब होता है 150 का ये हो गया, 160 का ये हो गया, और 10 mm इसकी क्या हो गई, मोटाई हो गई। तो 150 हो गया, 160 हो गया। तो ये ऐसे एंगल अनइक्वल एंगल कहला देते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के एंगल की एक टेबल है उस हैंडबुक में, सारी उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, जैसे उसका वेट कितना है, यूनिट वेट कितना है, उसका रेडियस ऑफ गायरेशन कितना है, एरिया कितना है, और जो हमारे एक्सेस हैं, एक्स मतलब जो सेंटर्ड है वो किस पॉइंट पे मिलेगा, कितनी से फ्लेन से कितनी दूर पे मिलेगा। तो ये जितनी भी हमें प्रॉपर्टी नीडेड हैं हमें डिज़ाइन करने के लिए, तो वो अलग से नहीं निकालने पड़ेगी। अगर हम कोई स्टैंडर्ड साइज़ का मेंबर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी सारी प्रॉपर्टी वहाँ से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो डिफरेंट हमारे जो क्रॉस सेक्शन है उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी है, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ होते हैं, तो उनका हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मेंबर भी का भी एक अपना अपना बड़ा रोल होता है जो प्ले होते हैं। ठीक है। तो अगली बात करें, अगर हम जैसे ये भी क्रॉस सेक्शन है, ये भी इसमें आई सेक्शन का गिवन है, उसमें आई सेक्शन नहीं गिवन था। इसका अगर क्रॉस सेक्शन देखोगे तो किस तरीके से है,
ये अगर इसका साइज कैसे ब्रश का कम हो गया। तो इसका क्रॉस इसका अगर तुम देखोगे तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, आई सेक्शन का। इसका कैसा है, चैनल। इसका कैसा है, सर्कुलर। इसका कैसा है, एंगल सेक्शन। इसका कैसा है, राउंडेड स्क्वायर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के क्या हैं मेरे मेंबर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। डिपेंड करता है लोडिंग पे और कि इकोनॉमिकल कौन सा पड़ेगा उस कंडीशन के हिसाब से। तो उस कंडीशन के हिसाब से हम डिफरेंट डिफरेंट क्या है यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम स्टील स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर स्ट्रक्चर का तुम जनरली जानते हो क्या होता है, एक असेंबलीज होता है। क्या होता है, असेंबलीज होता है। असेंबली कहने का मतलब है कि ये असेंबलीज होता है ग्रुप ऑफ मेंबर। कुछ मेंबरों को अगर हम जोड़ के मिला के कोई भी चीज़ बनाए तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्ट्रक्चर कहलाती है। उसका काम क्या होता है, वो सस्टेन करता है देयर शेयर ऑफ अप्लाइड फोर्स टू ट्रांसफर देम सेफली। मतलब जो जिस अमाउंट का उस पर लोड आने वाला है उसको सेफली कनेक्शन के थ्रू या तो दूसरे मेंबर पे ट्रांसफ़र कर दे, अगर ज़मीन पे ट्रांसफ़र करना है कॉलम बेस के थ्रू तो ग्राउंड पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो स्ट्रक्चर है असेंबलीज होता है, मेंबरों से जुड़ के बनता है और जो उसका काम होता है जो उस पर लोड आ रहा है उसको आसानी से क्या कर ले, बियर कर ले। ठीक है। और जनरली जो हमारे स्टील स्ट्रक्चर के मेंबर होते हैं क्या होते हैं, जो स्टील स्ट्रक्चर के मेंबर होते हैं वो कुछ फोर्सेस के आते हैं उनके पास। जो फोर्स जनरली होते हैं, टेंशन हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है, बेंडिंग हो सकता है, टॉर्जन हो सकता है, या इन सबका कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे बेंडिंग भी आ रही है और टेंशन भी आ रहा है, बेंडिंग आ रही है, कंप्रेशन आ रहा है। तो जनरली जो भी स्ट्रक्चर होता है हमारे स्टील का उस पर इस कॉम्बिनेशन में क्या आते हैं, लोड आते हैं। ठीक है। अगर मेंबर पर टेंशन आ रहा है तो उस मेंबर को मैं नाम दे देता हूँ टेंशन मेंबर। मेंबर के ऊपर अगर कंप्रेशन आ रहा है तो मेंबर को नाम क्या दे दूंगा, कंप्रेशन मेंबर। अगर कंप्रेशन फोर्सेस उस पर आ रहे हैं तो मैं नाम दे दूंगा कंप्रेशन मेंबर। अगर उसमें बेंडिंग फोर्सेस आ रहे हैं तो उसको नाम क्या दे दूंगा, फ्लेक्सुलर मेंबर। तो जिस तरह की लोडिंग है उस हिसाब से उस मेंबर का नाम दे दूंगा। जैसे मानो टेंशन लोडिंग आ रही है तो उस मेंबर का नाम टेंशन मेंबर दे दिया। अब टेंशन मेंबर का जो डिजाइनिंग होगी, जो मुझे शेप लेनी है, जो क्रॉस सेक्शन लेनी है, मैं उस हिसाब से लूँगा जो सबसे उसमें इको फ्रेंडली होगा। इको फ्रेंडली कहने का मतलब इकोनॉमिकल भी होगा और साथ में क्या है, सेफ्टी भी प्रोवाइड कर देगा। तो उस हिसाब से मुझे वो अपने स्ट्रक्चर की जो क्रॉस सेक्शन है या मेंबर का जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या करना है, चूज़ करना है। ठीक है। तो ये होता है स्ट्रक्चर होता क्या है। अगर बात करते हैं अगले की, अब जितने भी होते हैं जो मेंबर होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं स्ट्रक्चर के, वो एक रिक्वायर्ड क्रॉस सेक्शन में हम क्या है, मिल में उसे उन्हें बनाते हैं। मिल में बनाने की मैंने प्रोसेस पहले बताई थी। क्या करते हैं, एक मोल्टन स्टेट का क्या लेते हैं हम अपना, वो आयरन लेते हैं। आयरन का जो भी होता है वो एकदम उसे जिस कहते हैं ना, पिघला लेते हैं एकदम, बिल्कुल एकदम। जब पिघल जाता है तो पानी की तरह वो क्या कर सकता है, बह सकता है। तो उसको करते हैं कहाँ से ले उसे, मतलब जो मोल्टन स्टील को फर्नेंस में जहाँ से वो पिघलाया गया, गर्म किया गया, वहाँ से लेते हैं और उसको दूसरी जगह जहाँ कास्टिंग सिस्टम है जिसमें उसे डाल के क्या किया जाए, पर्टिकुलर शेप में उसे कास्ट किया जाता है। अभी सिर्फ शेप में कास्ट हुआ है, रिक्वायर्ड शेप में कास्ट नहीं हुआ। उसके बाद वो थोड़ा ठंडा होता है वहाँ पे, उसके बाद उसे रोलरों के पास भेज दिया जाता है, जहाँ रोलर उसको क्या करते हैं, जो हमें रिक्वायर्ड शेप चाहिए उसमें उसे क्या करते हैं, ढाल देते हैं। अगर आई सेक्शन चाहिए तो वो आई सेक्शन वाले रोलर्स में पास आउट होगा, और चैनल सेक्शन चाहिए तो चैनल सेक्शन वाले रोलर में पास आउट होगा। तो उस तरीके से हमें क्या है, फिर रिक्वायर्ड शेप मिल जाती है उस सेक्शन की, स्टैंडर्ड जो शेप होती है। प्रॉपर्टीज़ हमें ऑलरेडी इसकी क्या होती है, पता होती है। तो इस तरीके से पूरा वो स्ट्रक्चर वर्क करता है। तो ये क्या है, जो मेंबर होते हैं स्टील स्ट्रक्चर के, वो रोल्ड आउट होते हैं एक रिक्वायर्ड क्रॉस सेक्शन पे, किसी भी मिल में, फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। ठीक है। अब जो ये मेंबर्स होते हैं, जब मेंबर को असेंबल किया जाता है स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो ये मेंबर को किसके द्वारा जोड़ा जाता है, जो जनरली जो हम जोड़ते हैं, हम 4 तरीके से जोड़ते हैं। या तो हम उनमें रिविट कनेक्शन करते हैं, अगर रिविट कनेक्शन नहीं करेंगे तो फिर बोल्टिंग कनेक्शन करते हैं, या पिन कनेक्शन करते हैं, या फिर उनको क्या कर देते हैं, वेल्ड कर देते हैं। वेल्ड की आजकल बहुत नई नई तकनीक आ गई हैं, तो लंबे स्पान के लिए जनरली हम वेल्ड यूज़ करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो वो डिपेंड करता है कि इस पर्टिकुलर जगह है, तो वो सब चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे जब पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ेंगे, जब वेल्डिंग पढ़ेंगे या बोल्टिंग पढ़ेंगे या रिविटिंग पढ़ेंगे। ठीक है। अब जो सम हमारे एग्जाम्पल हैं जो इसके स्टील स्ट्रक्चर के, वो मैं ऊपर आपको डायग्राम दिखा चुका हूँ। जैसे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, उसका मैंने भी डायग्राम दिखाया था। ट्रांसमिशन टावर है या रेलवे ब्रिज है।
तो एक बार दिखा देता हूँ दोबारा। जैसे ये क्या हो गया, मेरा इंडस्ट्रियल हो गई, ये मेरी बिल्डिंग हो गई, ये इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो गई मेरी। ये हो गया मेरा ट्रांसमिशन टावर, ये मेरा हो गया रेलवे ब्रिज। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, हम कैसा कर सकते हैं, बनाते हैं एज पर नीडेड। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला जो टॉपिक है स्पेसिफिकेशन और कोड, कौन कौन से हम इसमें कोड जनरली क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो जो सबसे पहले हमारा जो कोड यूज़ होता है IS हैंडबुक नंबर 1। तो इसके अंदर हम जो यूज़ करने वाले हैं उसमें क्या है कि इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है स्ट्रक्चर स्टील रोल्ड सेक्शन। रोल्ड सेक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारा जो मोल्टन स्टील को जो फर्नान से निकाला था हमने, मोल्टन स्टील को उसको कास्टिंग सिस्टम में डाला, वहाँ कास्टिंग सिस्टम में डालने के बाद उनके ऊपर एक रोल्ड किया था। रोल्ड किया मतलब उन्होंने डिजायर्ड शेप में ढाला था, तो इस वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, रोल्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये राउंडेड होते हैं शेप में, मतलब ऐसा तिकोना नहीं निकला होता। ठीक है, ये जो इतनी भी प्रॉपर्टी है उसका यूनिट वेट, रेडियस ऑफ गायरेशन या वेट कितना, एरिया कितना, वो सारी प्रॉपर्टी हमें इस कोड के अंदर मिल जाएंगी। तो जनरली हम उन्हें वहाँ से क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। दूसरा कोड है हमारा IS 800 2007। ये मेनली जो कोड है डिज़ाइन कैसे करते हैं हम अपने स्टील स्ट्रक्चर को, जो बिल्डिंग होती है उसके बारे में बताता है कि टेंशन मेंबर को डिज़ाइन कैसे करना है, उसकी जो लिमिट है कि जो फेलियर इस तरीके से होता है तो उसके जो अनसपोर्टेड लेंथ है कितनी लेनी है। तो हर एक चीज़ का स्पेसिफिकेशन है कि तुम किस चीज़ को कितनी लिमिट तक यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोड का मतलब तो तुम्हें पता ही है क्या होता है कि एक सेफ्टी पर्पज से हमें कोड को दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो स्टील स्ट्रक्चर हमारे क्या होते हैं, जो भी डिज़ाइन होते हैं, तो उनका मेन काम होता है कि वो स्टेबल हों, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी हो, स्ट्रेंथ होने के साथ साथ वो सर्वेबिलिटी प्रोवाइड कर सकें, सर्वेबल हों, उसके बाद वो क्या हो, ड्यूरेबल हों, और साथ में कैसे हो, इकोनॉमिकल हो। तो ये मेनली काम होता है स्टील स्ट्रक्चर का हमारा, जो क्या होता है प्रिपेयर करते हैं। तो इसका मेनली काम यही है। मेनली सबसे अगर बात कहो तो वो सर्वेबल होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, और सबसे मेन बात इकोनॉमिकल होना चाहिए सेफ्टी के साथ साथ। ठीक है, तो ये होता है कोड होते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने तुम एक चीज़ देखोगे, ये मेरा एक चैनल सेक्शन है, ये मेरा क्या है, एक चैनल सेक्शन है। इसका अगर क्रॉस सेक्शन देखोगे तो इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से। ठीक है, अब ये किससे द्वारा, ये जो रिवेट है ये बोल्ट नहीं है, ये क्या है, रिवेट है। रिवेट के द्वारा ये क्या है, एक गसेट प्लेट से जुड़ा हुआ है। ये क्या है, ये एक प्लेट है जो आगे तक जा रही है। इस प्लेट से क्या है, पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है। सिर्फ यही मेंबर नहीं जुड़ा, बाकी और भी मेंबर इसी प्लेट से जुड़े हैं। एक ये मेंबर जा रहा है, ये प्लेट है, पर उसका एक आगे ये वाला जो ये वाला मेंबर है इसी से जुड़ा हुआ है। तो एक ही गसेट प्लेट से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेंबर जुड़े हैं। कहने का मतलब ये है कि जब मैं स्टील स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो सारे जितने भी मेंबर होंगे वो किसी ना किसी चीज़ से जुड़ेंगे, वेल्डिंग, रिवेटिंग या बोल्टिंग से। तो यहाँ पे जो पूरा मेंबर जुड़े हैं वो किससे जुड़े हैं, रिवेट कनेक्शन के साथ क्या है, वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया उम्मीद करता हूँ। तो इन बोल्टिंग की भी अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, तो हम उसी हिसाब से डिज़ाइन करते हैं कि किसकी कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखो वेल्डिंग के में क्या होता है, ये जैसे ये मेरा एक एंगल सेक्शन है, ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये मेरा एक, अरे ये क्या है, मेरा एक एंगल सेक्शन है। एक ऊपर पार्ट है, एक ये क्या है, नीचे वाला पार्ट है। ठीक है, इन दोनों को मैंने बेंडिंग के क्या, तो ये मेरे बेंडिंग को ये वेल्डिंग कर दिए इसे, सॉरी बेंडिंग नहीं, वेल्डिंग के थ्रू इन दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, असेंबल कर दिया। जहाँ भी हमने पिछला वो दिखाया था उसमें क्या रहते थे, रिवेटिंग का यूज़ कर रहे थे, रिवेटिंग के थ्रू दो मेंबरों को जोड़ रहे थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेल्डिंग के थ्रू दो मेंबरों को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो हर अलग अलग चीज़ें डिपेंड करता है किस जगह कौन सी सूटेबल होगी, उस हिसाब से हम उसको क्या कर सकें, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम जो स्ट्रक्चरल स्टील यूज़ करते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या होता है। तो जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का जो कोड है स्ट्रक्चरल स्टील का, वो जनरली जो स्टील को क्लासीफाई करता है, वो क्लासीफाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ उसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है या अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है, उसके बेसिस पर उसने कोड को क्या किया है, क्लासीफाइड किया है। ठीक है, तो जनरली जो अगर मैं एग्जांपल के लिए FE 410 की जो स्टील लूँ, जिसकी मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, 410 न्यूटन पर mm², तो उसके स्ट्रेंथ के बेसिस पर BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है जो कोड होता है वो इनको क्लासीफाई करता है। ठीक है,
अब जो स्टील होता है उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो जो मेनली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी, किसकी, कोई भी स्टील है तो उसकी मेनली मैकेनिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, उसकी केमिकल कंपोजिशन पे, कि वो किन किन वो एटम्स या कंपाउंड से मिलकर बनी हुई है। दूसरा रोलिंग मेथड। सो रोलिंग मेथड में हम हॉट रोलिंग या कोल्ड रोलिंग वाली जो दो प्रोसेस हैं उनमें से कौन सी यूज़ पड़ते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तीसरा हीट ट्रीटमेंट, क्योंकि हीट जितना ज़्यादा देंगे तो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है ना स्टील के एटम्स का, वो चेंज होता चला जाता है। तो वो जो क्रिस्टल एक्चुअल चेंज हो चला जाएगा तो उससे प्रॉपर्टी पे असर पड़ता है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। और स्ट्रेस हिस्ट्री की, अब तक वो जो तुम जो आयरन है उसका यूज़ कर रहे हो, अब तक उस पर कितने बार स्ट्रेस रिवर्सल आया गया, तो उसकी हिस्ट्री क्या है उस पर। तो ओवरऑल जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी में स्टील यूज़ करेंगे उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी उस पर भी डिपेंड करता है कि वो किन किन चीज़ों से एटम से मिलकर बना है, केमिकल कंपोजिशन मतलब। दूसरा वो डिपेंड करता है जो रोलिंग हमारी मेथड्स होते हैं, हॉट रोलिंग या कोल्ड रोलिंग, उस पर भी डिपेंड करता है। तीसरा हमारा हीट ट्रीटमेंट, कितने अमाउंट की उसमें हीट दी है जिससे उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज किस तरीके से होता है। तो इन सारी चीज़ों पर उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं। तो अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो उनमें से अगर कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे ये नीचे गिवन है, इनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहली आती है हमारी इसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़ते हैं, जिसे हम ई से नोट करते हैं। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील की कितनी होती है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ये हमारी क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है किसकी, स्टील की। अगला जो है शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस बराबर क्या होता है, शियर स्ट्रेन अपॉन शियर स्ट्रेस। ठीक है, ये है मॉडुलस, शियर मॉडुलस, जिसकी वैल्यू होती है 0. कितना है इधर देखिए भी नहीं है, 0.69 है शायद, सॉरी 0.769 × 10⁵ न्यूटन पर। पॉइजनस रेशियो कितना है, इलास्टिक के लिए वो 0.3 की रेंज में होता है, प्लास्टिक के लिए 0.5 तक होता है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कहने का मतलब है, ये गिवन है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इसका कहने का मतलब है कि जब उस पर हीटिंग आएगी, कोई नेचुरल मतलब मेरा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया है, अब जो नेचुरल एनवायरनमेंट में जो सन की वजह से जो हीटिंग आएगी तो वो हीट में कितना एक्सपेंड कर सकता है, जो एक्सपेंड उतना ही करेगा जितना उसकी स्टील की प्रॉपर्टी होगी। तो जो स्टील की प्रॉपर्टी कितनी है एक्सपेंड करने की, 12 × 10⁻⁻6 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस। हर डिग्री सेल्सियस पे इतना क्या करेगा, वो एक्सपेंड करेगा। तो इसकी अपनी थर्मल कोफिशिएंट है, ठीक है। तो एक इसमें चीज़ हम जब मानते हैं स्टील की, ये मान के चलते हैं कि स्टील का जो हमारा स्टील है वो कैसे आइसोट्रोपिक है। अब आइसोट्रोपिक है अपना एक अलग टर्म है। आइसोट्रोपिक मतलब उसकी जो तीनों दिशाओं में, तीनों एक्सिस में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, सेम है। मतलब अगर मेरी प्रॉपर्टीज ई इतना है तो चारों दिशाओं में जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो क्या होगी, सेम होगी। जितनी भी दिशाएं हैं, जितनी भी डायरेक्शन है, सब में क्या है, मेरी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होंगी। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं स्टील हमारा कैसा आइसोट्रोपिक मटेरियल होता है। बात अगर मैं कंक्रीट की कर लूँ तो नहीं होता है। तो डिफरेंट मटेरियल की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये डिस्क्राइब किया जाता है कि किस में क्या कर सकता है, ठीक है। अगला बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन। जनरली हम कहते हैं कि जो हमारा स्टील है, स्टील किस किस से मिलके बना हुआ है। तो जनरली जो इसमें कंपोनेंट यूज़ होते हैं स्टील बनाने में, उसमें पहला क्या होता है हमारा, कार्बन। कार्बन के अलावा पहला हमारा हो गया कार्बन, हो गया सल्फ़र, हो गया मैग्नीज, हो गया फॉस्फोरस, हो गया सिलिकॉन, हो गया। ये सारे के सारे कंपोनेंट क्या है, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करते हैं स्टील की को। अब जनरली मैं सिर्फ एक वर्ड बोलता हूँ कि जो मेरा स्टील क्या जो स्टील का मेंबर होता है, जो भी होता है, तो स्टील जनरली एलॉय होती है कार्बन की और किसकी, आयरन की। बोलता हूँ कि स्टील मेरी क्या है, एन एलॉय है, जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है, स्टील इज़ एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन, जिसमें कार्बन का परसेंट कितना होता है, अराउंड 0.23% होता है, ठीक है। अब ये तो बोल दिया, पर जनरली जो उसके अदर जो इंटीग्रेडिएंट्स है, जैसे सल्फ़र हो गया, दूसरा हो गया मैग्नीज हो गया, और तीसरा हो गया फॉस्फोरस हो गया। देखो सल्फ़र तो हमें पता है लोहे के लिए कितना खतरनाक है, वो तो उसमें जंग लगाता है ना। हम अगर आरसीसी में तुमने पढ़ा हो तो क्या करता है, सल्फेट का काम क्या है, सल्फेट के अंदर कुछ इस तरीके से जो सल्फेट क्या करता है, जो सॉइल में पाया जाता है, जो सी वाटर होता है उसमें पाया जाता है, वो काम क्या करता है कि जो स्टील है, जो स्टील की जो एक लेयर होती है,
वो उस लेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है, और जो ऑक्सीडाइज लेयर बोलते हैं या पैसिव लेयर बोलते हैं, और उसके बाद वो स्टील को क्या करता है, कोरोजन करना स्टार्ट कर देता है, और जिसके बाद रस्ट वस्ट लग जाती है और स्टील मेरी डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से उसमें मैग्नीज डाला जाता है। मैग्नीज क्या करता है, सल्फर के साथ रिएक्शन करता है और मैग्नीज सल्फेट बनाता है। जो मैग्नीज सल्फेट जो बन के तैयार होता है वो हार्मफुल तो होता है, पर वो इतना हार्मफुल नहीं होता जितना कितना होता है सल्फेट खुद हार्मफुल होता है। ऐसी फॉस्फोरस है, उसको भी कन्वर्ट करके क्या है, लेस हार्मफुल बनाया जाता है, जिससे स्टील मेरे क्या अफेक्ट ना हो। इस वजह से हम कहते हैं स्टील एक हमारा एलो है सिर्फ आयरन और कार्बन का, क्योंकि बाकी जो अदर इंटीग्रेडिएंट हैं वो जो हार्म करते हैं ना स्टील को, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बन की, क्योंकि कार्बन ही हमारा मेन इंटीग्रेडिएंट है जो स्टील की प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। जैसे अगर मैं कार्बन की मात्रा बढ़ाऊं तो कार्बन की, जैसे अभी मैं यहाँ पर जो यूज़ कर रहा हूँ कार्बन, वो अराउंड यूज़ कर रहा हूँ 0.23%। जो कार्बन यूज़ किया कितना, 0.23% यूज़ कर रहे हूँ। अगर मैं इसे 0.23 की जगह कितना ही बना दूँ, अगर इसे मैं 0.23 की जगह 3% कर देता हूँ, मान के चलो, ये तो हो ही नहीं सकता, पर मान के चलो, तो क्या होगा, जो मेरा मटेरियल बन के तैयार होगा, जो मेरी स्टील बन के तैयार होगी, जो स्टील की रॉड है, जो भी क्रॉस सेक्शन बन के तैयार होगा, उसकी स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, उसमें कोई शक नहीं है, पर वो ब्रिटल भी हो जाएगा। ब्रिटल होने का मतलब है, ब्रिटल का क्या एक अलग प्रॉपर्टी है, ब्रिटल डक्टाइल। ब्रिटल होने का मतलब है वो एकदम झटके से जो टूट जाए, ऐसी चीज़ क्या कर रही थी, जैसे कंक्रीट क्या एक ब्रिटल मटेरियल है। तो स्ट्रेंथ तो इंक्रीज होगी, पर मटेरियल कैसा हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा, मतलब उसमें डक्टिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। सेम अगर मैं 0.23 की जगह उसमें क्या कर दूँ, 0.1% कर दूँ, तो क्या होगा, स्ट्रेंथ उसकी कम होगी, पर साथ में क्या होगा, डक्टिलिटी उसकी इंक्रीज कर जाएगी। तो कार्बन का अगर कार्बन कंटेंट हम घटाएं बढ़ाएं तो उसकी प्रॉपर्टी और स्ट्रेंथ दोनों पे डिपेंड करता है। प्रॉपर्टीज़ में स्ट्रेंथ हमारी क्या कम ज़्यादा होगी, और जो मेटेरियल है वो डक्टाइल और ब्रिटल उस हिसाब से क्या है ढलेगा। तो ये हमारा है कि बेसिक है कि स्टील क्या होती है, इस तरीके से क्या चलता है। अब तक हम जो पढ़ा है इसमें, तो एक बार मैं रफली दोबारा से रिवीजन कर देता हूँ। क्या है कि हम जो बात कर रहे हैं इसमें हमने ये पढ़ा कि जो मेरा एक स्टील स्ट्रक्चर होता है, और स्टील स्ट्रक्चर में जनरली क्या होता है, ट्रांसमिशन टावर हो गए, रेलवे ब्रिज हो गए, या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो गई, वो डिफरेंट डिफरेंट मेंबर से बना होता है। और जो डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स होते हैं उनका अलग अलग क्रॉस सेक्शन होता है। वो डिपेंड करता है कि हम वो किस जगह यूज़ कर रहे हैं। तो उनका क्रॉस सेक्शन जिस जगह, क्रॉस सेक्शन इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उस पर लोडिंग कौन सी आ रही है, लोडिंग के साथ साथ वो कौन सा क्रॉस सेक्शन हमें इकोनॉमिकल पड़ेगा। तो इन चीज़ों पे हमारा क्या है, वो सारा का सारा डिपेंड करता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हैं। ये हमारा इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो गई, ये हमारा क्या होगा, ट्रांसमिशन टावर हो गया, ये हमारा रेलवे ब्रिज हो गया। तो जितने भी कंपोनेंट इसमें यूज़ हुए हैं, जो मेंबर यूज़ हुए हैं, उनका जो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन है, तो क्रॉस सेक्शन इसमें गिवन है कि हर शिप का अलग अलग क्रॉस सेक्शन है, किस जगह यूज़ करना डिपेंड करेगा लोडिंग पे, और साथ में कि इकोनॉमिकल कौन सा पड़ेगा, इन दोनों चीज़ों पर। ठीक है, ये भी हमारे क्रॉस सेक्शन होगा। इसके बाद मैंने बताया कि स्ट्रक्चर क्या होता है, असेंबलीज ऑफ मेंबर होता है, जिस पर डिफरेंट डिफरेंट लोड आते हैं, टेंशन कंप्रेशन फ्लेक्सर, टेंशन कंप्रेशन बेंडिंग, कुछ भी आ सकता है, टॉर्जन भी आ सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट, उस पर जिस तरीके का लोड आ रहा है उसी तरीके का मेंबर कह दूंगा। टेंशन लोड आ रहा है तो टेंशन मेंबर, कंप्रेशन आ रहा है तो कंप्रेशन मेंबर कह दूंगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि जो हमारा जो स्टील का जो मेंबर होते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं मिल्स में। उन्हें क्या करते हैं, पहले उन्हें फर्नेस से निकाला जाता है, मोल्टन मतलब जो पिघली हुई लोहे को उधर से निकाला जाता है फर्नेस से। फर्नेस मतलब एक तरह की भट्टी होती है, उसमें से निकाला जाता है, उसको एक कास्टिंग सिस्टम में डाला जाता है जहाँ वो ठंडा हो जाता है। फिर उसके बाद उन्हें रोलिंग के थ्रू भेज दिया जाता है, जिसमें वो डिफरेंट जो हमारी डिजायर क्रॉस सेक्शन होती है, जैसे आई चाहिए या क्रॉस सर्कुलर चाहिए, उस तरीके उसमें ढाल दिया जाता है, तो वो काम होता है। ठीक है, अब जो ये जितने भी मेंबर हैं, जो मान के हमारे कोई स्ट्रक्चर बनाना है और उसके पास हमने जितने मेंबर जिस डिजायर्ड साइज़ के चाहिए होते हैं वो हमारे पास हो गए। अब उनको क्या करना है, असेंबल करना होता है, जोड़ना होता है। तो जो जोड़ना होता है वो जनरली हम रिवेटिंग बोल्टिंग वगैरह से जोड़ते हैं। जोड़ के हमने क्या कर दिया, उनको तैयार कर दिया। ठीक है, तैयार करने के बाद हमारा पूरा स्टील स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। ऐसे इन चीज़ों को स्टील स्ट्रक्चर बनाने में जनरली हम दो कोड्स का यूज़ करता हूँ। एक होता है IS हैंडबुक नंबर 1, उसके अंदर हमें क्या है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसकी, जो स्टील सेक्शन हम यूज़ करने वाले हैं उसकी प्रॉपर्टी, जैसे उसका एरिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, सेल्फ वेट कितना है, काफ़ी हल्का होता है, तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। IS 800-2000 जो सेकंड कोड होता है उसमें स्पेसिफिकेशन दिए होते हैं कि कौन सी चीज़ कितने लिमिट तक यूज़ करनी है जिससे हमारा स्ट्रक्चर सेफ होगा। तो ये कोड है डिजाइनिंग करने का। और जो हमें स्टील स्ट्रक्चर जो जनरली बनाना होता है वो सेफ स्टेबिलिटी में होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी में होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। तो ये हमारी सब डिफरेंट है। ये कनेक्शन के बारे में इस डायग्राम में तुम देख पा रहे होगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट मेंबर है गसेट प्लेस के साथ, यहाँ पर रिवेटिंग के साथ क्या है वो ज्वाइंट कर दिए गए हैं।
ये वेल्ड जॉइंट है। वेल्ड के बारे में क्या, दो अलग अलग एंगल के पार्ट लिए और दोनों को जोड़ के क्या बना दिया, एंगल सेक्शन बना दिया, ठीक है। दूसरा, स्ट्रक्चर जो स्टील होती है वो जनरली इसकी जो बन के तैयार होती है वो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन तैयार होती है। तो जनरली जो उसमें हमारा केमिकल मतलब जो एटम्स यूज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कार्बन, सल्फर, मैग्नीज, फॉस्फोरस, सिलिकॉन। और इसे हम बोलते हैं कि स्टील है जो हमारा एलॉय है, किसका, एलॉय मतलब जो जुड़ के बना है, मिल के बना है, आयरन और कार्बन का। आयरन कार्बन क्यों बोल रहे हैं, जो बाकी इंटीग्रेडिएंट्स है जैसे सल्फर और मैग्नीज हो गए, और या फॉस्फोरस होते हैं, जैसे सल्फर हार्मफुल होता है तो मैग्नीज उसमें जोड़ा जाता है, उसको क्या है, उसके हार्मफुलनेस को कम करने के लिए। तो ये अदर है, तो इस वजह से बोलते हैं एलॉय है आयरन और कार्बन का। कार्बन की प्रॉपर्टी होती है कि इंक्रीज करेंगे तो उसकी डक्टिलिटी डिक्रीज करेगी पर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। सेम अगर कार्बन कंटेंट डिक्रीज करेंगे तो उसकी क्या है, डक्टिलिटी तो बढ़ जाएगी पर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से केमिकल कंपोजिशन होता है जो हमारे स्टील यूज होते हैं। BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने क्या किया है, जो स्टील को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ क्या किया, ग्रेड किया है या यील्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पे किया है। जैसे Fe410, तो स्टील में यहाँ Fe मतलब आयरन 410 मतलब 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर की उसकी स्ट्रेंथ है। Fe500 मतलब जो 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर की जो क्या है स्ट्रेंथ है। अब जो स्टील हमारी जो बन के तैयार हुई है उसकी कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी में जैसे मॉडुलस वेलोसिटी, शियर मॉडुलस, थर्मो कोएफिशिएंट और थर्मल एक्शन कितना कितना होता है, सब ये गिवन है। तो ये एक हमारी जो स्टील स्ट्रक्चर है इस तरीके से बनता है, बनने में कुछ भी नहीं है। अब देखो, अब तुम्हें सबसे पहले करना क्या है स्टील डिजाइन में, कुछ नहीं करना है। मेरे को जो मेंबर हैं जैसे टेंशन मेंबर हो गया, कंप्रेशन मेंबर हो गया या फ्लेक्सुरल मेंबर हो गया, इनकी डिजाइनिंग करनी है। टेंशन मेंबर की डिजाइनिंग कैसी होती है, फ्लेक्सुरल की कैसी होती है और कंप्रेशन मेंबर की कैसी होती है, ये किस तरीके से इनमें कौन सा जो जैसे हमारे टेंशन की बात करें तो टेंशन मेंबर जब डिज़ाइन करते हैं तो सबसे बड़ा जो इफेक्ट होता है उसमें शियर लेग का आता है। तो शियर लेग के इफेक्ट को कम करने के लिए, हटाने के लिए हम लग एंगल्स का यूज़ करते हैं। तो वो उसकी लग एंगल्स की डिजाइनिंग अलग होती है। तो किस तरीके से हमारा एक ओवरऑल टेंशन मेंबर जहाँ पे टेंशन आएगा लोडिंग की वजह से, उस जगह हम जो टेंशन मेंबर यूज़ करेंगे तो वो उसकी डिजाइनिंग क्या होगी, वो कितना रिक्वायर्ड साइज हम बना के देंगे कि इतने रिक्वायर्ड का हमें साइज चाहिए स्टील का जो क्रॉस सेक्शन चाहिए, जिससे कि जो ऊपर लोडिंग आ रही है उस पर टेंशन वो आराम से उसे क्या कर ले, बियर कर ले, सहले और आराम से वो क्या ड्यूरेबल हो, टूटे नहीं आराम से। सेम टू सेम कंप्रेशन मेंबर में भी ऐसा। कंप्रेशन मेंबर में जो मेन जो हमारा जो ड्रॉबैक होता है वो है कि उसमें बकलिंग आती है। तो बकलिंग के लिए हम लेसिंग प्रोवाइड करते हैं, तो फिर लेसिंग की भी अलग डिजाइनिंग होती है, बकलिंग तो वहाँ कंप्रेशन मेंबर में डिजाइनिंग करेंगे। फ्लेक्सर मेंबर बीम वो बेंडिंग आती है, बेंडिंग को किस तरीके से दिखना है। तो ओवरऑल यही 4-5 हमारी यूनिट है। उसके अलावा जो सबसे पहला ज़रूरी है कि सारे मेंबर मान के चलो तुमने अच्छे से डिजाइन करें, जितने भी मेंबर हैं इन सब की तुमने क्या की, डिजाइनिंग अच्छी की। जैसे यहाँ पे तुम बात कर लो, यहाँ पे तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरा क्या है, ये क्या है, ये मेरी क्या है, ट्रस है। ये भी क्या है, मेरी ट्रस है। ये भी क्या है, ट्रस है, ठीक है। अरे क्या हुआ, ठीक है। ये ट्रस क्या है, आपस में ऊपर में जो स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं, ये क्या है, हमारी पर्लिन है। तो ऊपर जो स्ट्रेट लाइन में जा रही है वो हमारी क्या है, पर्लिन्स हैं जी। ये भी गई ये वाली, ये क्या हमारी पर्लिन्स है। तो अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट मेंबर हैं, या तो मैं इसकी बात कर लो, ये भी क्या है, ये हो गया, ये हो गया। ये दो अपने अपने सेक्शन है, अभी दूर से नहीं दिख रहा है कौन सा चैनल सेक्शन है या आई सेक्शन है। ये दोनों आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं। बीच में क्या दे दिए, बकलिंग के लिए रिलेशंस प्रोवाइड कर दिए। बीच में ये जो इस तरीके से ये जिग डायरेक्शन में एक तरह की लेसिंग है। ये क्या है, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। दो अलग अलग क्रॉस सेक्शन के चैनल है, ये आई सेक्शन के हमने कॉलम की तरह इन्हें यूज़ कर रहे हैं। ऊपर उसके बीम में जो फ्लेक्सुरल होगी उस पर लोडिंग आएगी, ट्रांसफ़र करेगी। तो जो डिफरेंट डिफरेंट मेंबर है उसकी तो हमें डिजाइनिंग कर ली अच्छे से कि ये इस तरीके से सेफ हो जाएगा। अब जो सी बात आती है, अब मैं सारे मेंबरों को असेंबल करूँगा तो उन्हें कनेक्ट करूँगा। जब कनेक्ट करूँगा तो वो कनेक्शन उन्हें किससे दूंगा, या तो बोल्ट से दूंगा या रिवेट से दूंगा या वेल्डिंग से दूंगा। अब जो मैं यूज़ करूँगा, तो अगर मैं मान को चलो बोल्ट यूज़ किया, बोल्ट से उनको जोड़ दिए, तो मेरे जब भी वो बोल्टिंग से उन्हें दूंगा तो बोल्ट की इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो उस लोडिंग को आराम से ट्रांसफ़र कर सके एक मेंबर से दूसरे मेंबर पे। तो वो हम कनेक्शन में करेंगे। सेम वेल्डिंग भी उस लोड को क्या करे, आसानी से ट्रांसफ़र कर सके। तो इसके बाद ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था कि स्टील स्ट्रक्चर में करना क्या है, बोल्टिंग कनेक्शन के बारे में पढ़ना है, डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन कौन से हैं, और जो मेन हमारी स्ट्रेंथ आएगी, बोल्ट स्ट्रेंथ या रिवेट स्ट्रेंथ वो कितनी होगी,
और जो हमारा क्रॉस सेक्शन होगा वो टेंशन कंप्रेशन, वो जो क्रॉस सेक्शन मेंबर होंगे वो टेंशन कंप्रेशन और बेंडिंग और फ्लेक्सुरल में किस तरीके से उनको डिजाइन करना है, ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। तो स्टील स्ट्रक्चर इतना हार्ड नहीं है, ईजी है। तो अगली क्लास में कनेक्शन पढ़ते हैं और उसके बाद फिर टेंशन मेंबर पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। गुड लक, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।